अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, GPT-3 जो लैंग्वेज मॉड्यूल आया है वो क्यों इतनी उधम मचा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में, और हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आगे फ्यूचर में हमारे लिए क्या चीज़ें लाने वाला है, अच्छी या बुरी, क्या खराबियाँ क्या खूबियाँ हैं उसकी, और कौन कौन से इंडस्ट्री को डिस्टर्ब करेगा। तो मेरी हमेशा से कोशिश ये रहती है कि मैं कुछ भी समझाऊँ वो इतनी आम फहम ज़बान में समझाऊँ कि एक ब्रॉड ऑडियंस को समझ आ जाए। तो बहुत सारी चीज़ें जो टेक्निकल हैं वो मैं फिर नहीं करता और मैं उनके लिए आसान अल्फाज ढूंढने की कोशिश करता हूँ। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सबसे पहले समझने के लिए हमें इंटेलिजेंस को समझना होगा। इंटेलिजेंस आती कहाँ से और इंसानों के नज़दीक इंटेलिजेंस क्या है। आपके या मेरे नज़दीक जो इंटेलिजेंस है वो मेरी और आपकी है। हम सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट मखलूक हैं इस दुनिया के ऊपर, कोई दो राय नहीं। ठीक है, हम सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्वर हैं, हम ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। बंदर कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता, बंदर अपनी मुश्किलें इतनी आसान तरीके से नहीं कर सकता जैसे हम कर सकते हैं। तो इंटेलिजेंस के लिए जो हमें अगर मसनूई जहानत तैयार करनी थी उसके लिए मॉड्यूल जो थे वो इंसान हम खुद ही थे। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम किस तरह करता है तो उसको समझने के लिए हमें इंसान को समझने होगा कि इंसान की जहानत, जो इंसान का जहन है, इंसान का दिमाग है, वो काम किस तरह करता है। मिसाल के तौर पर पहले शुरू करते हैं न्यूरॉन्स से। आपके दिमाग में ना बड़े न्यूरॉन्स होते हैं और न्यूरॉन्स एक जगह से दूसरी जगह इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करते हैं, और इसी इन्फॉर्मेशन की बेस पर जो आपके दिमाग में आप बचपन से लेकर बड़े होने तक इन्फॉर्मेशन जो भरते रहते हैं, इसी की बेस पे आप अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ फैसले कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। अब दो इंसान हैं, एक ही माहौल में पले बढ़े हैं, एक ही तरीके से उन्होंने चीज़ें की हैं, लेकिन उनकी इन्फॉर्मेशन स्टोर करने की जो कैपेसिटी है वो अलग होती है। तो एक घर में दो भाई भी अलग होते हैं। अब इंसान इसी तरह इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है। अब जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआती बात करते हैं तो शुरू के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होती थी, मशीन को सिखाना, मशीन को स्मार्ट करना। जिस तरह ये मोबाइल के डिवाइस मेरे सामने है, मोबाइल के डिवाइस की बात करें तो मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि पुराने वक्तों में अगर आपने 3310, 1100 और इस किस्म के मोबाइल इस्तेमाल किए तो आप SMS टाइप करते होंगे। ठीक है, SMS टाइप करने के बाद आपको पता नहीं होता होगा कि आपने जो स्पेलिंग टाइप की है वो सही है गलत है। फिर थोड़ी सी मशीन लर्निंग जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ब्रांच है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट ब्रांच है मशीन लर्निंग के, मशीन को सिखाना, उसने थोड़ी सी तरक्की कर ली। अब होता क्या था कि जब हम गलत स्पेलिंग टाइप करते थे, थोड़े वो फ्लैप वाले और जो मोबाइल आए थे उसके अंदर नीचे अंडरलाइन बनी हुई आ जाती होगी, या आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर वो अंडरलाइन देखी होगी। वो एक दौर था मशीन लैंग्वेज लर्निंग का जो अभी तक भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम थोड़ा उससे आगे आ गए हैं। अब जितने आपके पास एंड्रॉयड हैं, आईफोन हैं, उसके अंदर आप एक लफ्ज़ लिखते हैं और आपकी जो चॉइस होती है उसके मुताबिक आपकी ये ज़हीन मशीन, स्मार्टफोन आपको बताती है कि आपको क्या लिखना है। ठीक है, आपने मुख्तलिफ मौक़ों पर इसको ज़रूर महसूस किया होगा। IN लिख रहे हैं तो इंशाल्लाह बना हुआ आ जाता है, AL लिख रहे हैं तो अल्लाह हाफिज़ और दो चॉइसेस आ जाती हैं। तो ये मशीन आपसे सीख रही होती है। छोटा सा मॉड्यूल है, बहुत छोटा सा मॉड्यूल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिल्कुल हमारे जैसी जहानत अगर हमें बनानी है तो हमें क्या करना होगा। हम क्या करते हैं, इंसान कोई प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम का सलूशन निकालते हैं और डिसीजन मेकिंग करते हैं। आप हर लम्हे पे डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं, एक एक लम्हे पे। जिस तरह मैं इस वक्त ये वीडियो के अंदर बोल रहा हूँ तो मैं एक एक डिसीजन बना रहा हूँ कि मुझे अगला अल्फाज क्या बोलना है। ठीक है, अगर मैंने याद किया हुआ है, कहीं पे लिखा हुआ है, तो वो भी मेमोराइज होने वाली जो मेरी ब्रेन की स्ट्रेंथ है वो भी डिसीजन कर रही होगी कि अगला लफ्ज़ ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा। इस तरह आप वीडियो देख रहे हैं तो आप भी डिसीजन बना रहे हैं कि इसको कंटिन्यू देखें यार, बोरिंग है, मज़ा आएगा, नहीं आएगा। तो डिसीजन मेकिंग इंसान के अंदर जो जहानत है, इंसान की इंटेलिजेंस है, उसके अंदर सबसे अहम फैक्टर है। और ये वो फैक्टर है जो आपको मुख्तलिफ छोटे 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 काम करने में मदद देता है, जो आपको इंसान बनाता है। ठीक हो गया। और हमारे डिसीजन मेकिंग की जो कंप्रहेंशन लेवल है, ह्यूमन कंप्रहेंशन, वो सबसे ज़्यादा है। हम सबसे ज़्यादा डिसीजन लेते हैं, हम हज़ार किस्म के डिसीजन ले रहे होते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर हमें खुद को कॉपी करना है तो हमें ये डिसीजन मेकिंग वाली चीज़ मशीन को सिखानी होगी कि आपको डिसीजन कैसे बनाना है। अभी क्या होता है कि हमने कोई मशीन बनाई जो इस वक्त छोटे 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 मॉड्यूल हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्फ्लुएंस्ड हैं, जिस तरह मैंने मोबाइल की मिसाल दी, लेकिन वो अपने तौर पर कोई डिसीजन नहीं बना सकते। मिसाल के तौर पर कोई आपका मोबाइल आपको इस वक्त ये नहीं बता सकता कि आपको किस जवाब में, किस बंदे के किस सवाल के जवाब में क्या लिखना है, क्या टाइप करना है। ठीक है, सजेशन देता है, 2-3 हो सकता है आपको ये लिखना हो सकता है। जिस तरह इंसान डिसीजन बनाते हैं उस तरह डिसीजन नहीं बनाते। अब इंसान का जो दिमाग है वो बड़ा मज़ेदार है ना, छोटे छोटे न्यूरॉन्स होते हैं हमारे दिमाग के अंदर,
और वो छोटे छोटे जो न्यूरॉन्स होते हैं वो डेटा ट्रांसमिट करते हैं, इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करते हैं, जिसकी बेस पे बचपन से लेकर बड़े होने तक उसके अंदर इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, मुख्तलिफ एक्सपीरियंसेस स्टोर होते रहते हैं, और वो उस बुनियाद पे फैसला करता है कि किस कदम पे क्या करना है। अब इसकी छोटी सी मिसाल मैं आपको दूं कि हम बचपन से बड़े होकर हमने एक चीज़ देखी है कि जो खुदकुशी करता है बंदा, छलांग मारता है या खुद को नुकसान पहुंचाता है, वो मर जाता है, और मौत का खौफ हर इंसान के अंदर होता है। ठीक है, ये हमारे पास बिल्टन है। अब उस किस्म की एक्टिविटी जिससे मौत आ जाए और कोई ऐसा काम करना हो, कोई भी ऐसा काम करना हो कि जिसमें वो वाली एक्टिविटी इन्वॉल्व हो सकती हो, तो हमारा जो दिमाग है वो हमें उस काम करने से रोक देता है। हमारा डिसीजन बनाते नहीं, भाई ये काम नहीं करना। अगर आग लगी है, पीछे आग है और हमें कूदना है, तो हमारा जो दिमाग है वो एनालाइज करता है कि ज़्यादा सेफ ऑप्शन कौन सा है, कि क्या मैं यहाँ बच सकता हूँ या मैं छलांग मार के वहाँ पे अपनी ज़िंदगी पहुँचा सकता हूँ। तो हमें हर मौके पे डिसीजन बनाने होते हैं, और ये न्यूरॉन्स होते हैं जिनके अंदर एक्सपीरियंस और जो आपकी इन्फॉर्मेशन सेव होती है, वो न्यूरॉन्स की मदद से आप डिसीजन लेते हैं। तो जब आर्टिफिशियली तौर पे हमें जहानत को कॉपी करना होता है, तो हम मशीन लर्निंग के लिए, मशीन को सिखाने के लिए एक न्यूरो नेटवर्क बना देते हैं। वो पूरा ये न्यूरो नेटवर्क कहलाता है। मशीन लर्निंग के अंदर, डीप लर्निंग के अंदर न्यूरो नेटवर्क्स के काम आते हैं कि न्यूरो नेटवर्क्स के अंदर एक इन्फॉर्मेशन फीड करते हैं। मिसाल, इसकी एक छोटी सी मिसाल लेते हैं कि एक कंप्यूटर का एल्गोरिदम समझने की कोशिश करते हैं कि एक डिसीजन करना है। आपने कंप्यूटर को बताया, मशीन को बताया, कोई भी मशीन है उसको आपने बताया, उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के मॉड्यूल फिक्स हैं और वो सीख रहा है। उस मॉड्यूल के अंदर आपने कहा कि मुझे बाहर जाना है, ठीक है, और उसके अंदर आपने मुख्तलिफ जो फैक्टर्स हैं जो इंसान को डिसीजन बनाने में मदद देते हैं, वो फैक्टर्स भी आपने डाल दिए, वो इन्फॉर्मेशन भी डाल दी है। इन्फॉर्मेशन उसने ले ली किसी भी तरीके से कि बाहर बहुत ठंड है, मेरे पास जैकेट नहीं है, और मुझे बाहर जाना क्यों ज़रूरी है। अब ये 3 एग्जाम्पल फैक्टर्स हैं, ठीक है। 100 फैक्टर्स होते हैं आपके पास कोई भी डिसीजन बनाने के लिए। आपने मशीन में इनपुट किया, अब मशीन देखेगी कि कौन सा फैक्टर कितना है। अब वो थोड़े से एक्सटर्नल फैक्टर भी लेगी कि बाहर का मौसम क्या है, कितने सेंटीग्रेड है। मिसाल के तौर पर इतनी ठंड हो के बंदा मर जाए जैकेट के बगैर, तो वो मशीन बोलेगी नहीं भाई, नेगेटिव, ये नहीं करना। तो ये छोटी सी मैंने मिसाल दी है न्यूरो नेटवर्क की। अब इसको कर लें, इतना कॉम्प्लेक्स कर लें, इतना कॉम्प्लेक्स कर लें कि ये जो 3 और 4-5 जो ये परसेप्टर्स बन रहे हैं, परसेप्टर्स कहते हैं उसको, ये छोटे 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 इन्फॉर्मेशन अपने अंदर रखते हैं, और इन्फॉर्मेशन इनपुट होती है और फिर दूसरी जगह से आउटपुट होती है। इसकी बेस पे डिसीजन बनता है कि क्या है क्या नहीं है, वो भी वैल्यू के तहत बनता है। मैं बायस का जिक्र नहीं करूँगा क्योंकि वो बड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, लेकिन ये समझें कि इन फैक्टर्स के ज़रिए आपने मशीन को सिखा दिया कि ये फैक्टर्स हों, ये इनपुट हो, ये इसको टेस्ट करने के फेज़ हैं, ये यहाँ से टेस्ट हो और फिर निकल के आगे आउटपुट दे दो कि मुझे बाहर जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। ये हैं कोई 5-6 न्यूरॉन्स या 10-12 न्यूरॉन से मिलकर ये एक छोटा सा डिसीजन आप बना सकते हैं। अब इंसान जिस तरीके के डिसीजन लेता है ज़िंदगी के हर मौके पर, हर मोड़ पे, वो कितना कॉम्प्लेक्स होगा। हमारी बॉडी के अंदर 1 बिलियन के करीब, 1 या 10 बिलियन के करीब न्यूरॉन्स होते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा हमारे दिमाग के अंदर होते हैं, जो ये इस किस्म की इन्फॉर्मेशन को फ़िल्टर करके बनाते हैं। तो मशीन एआई के अंदर, मशीन लर्निंग के अंदर न्यूरॉन्स न्यूरो नेटवर्क कहलाते हैं। न्यूरल नेटवर्क पूरा इस तरह काम करता है। अब आप ये सोचें कि एक बच्चा है, वो कितनी इन्फॉर्मेशन सीख रहा होता है ना। कहते हैं इट नीड्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड। एक बच्चे को बड़ा करने के लिए एक पूरा का पूरा गांव लग जाता है, और वो गांव ऐसा नहीं होता उसकी परवरिश कर रहा होता। ज़ाहिर बात है, परवरिश तो माँ बाप, टीचर, दादा दादी घर में जो होते हैं वो कर रहे होते हैं, लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन वो इनटेक करता है वो अपने इर्द गिर्द के माहौल से करता है, ठीक है। आइसोलेशन के अंदर बच्चे कभी भी उस तरह बनप नहीं सकते कि आप बच्चों पे इंटरनेट पे पाबंदी लगा दें, टीवी पे पाबंदी लगा दें, मुख्तलिफ़ चीज़ों पे उसकी पाबंदी लगा दें और माँ बाप जो बोलें वही उसके लिए हकीकत बन जाए, तो वो बच्चा कभी भी कारगर सोसाइटी का पार्ट नहीं बन सकता, ठीक है। तो इट्स नीड अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड। इसी तरह ये डेटा है, जो विलेज है ना, ये डेटा है, जो डेटा आपके बच्चे के अंदर डालता है, जो अच्छे बुरे की तमीज़ सिखाता है, जो मुख्तलिफ़ चीज़ें चाहिए होता है। इस तरह मशीन लर्निंग के अंदर डेटा की बड़ी अहमियत होती है। जब आप कुछ फैक्टर सिखा रहे होते हैं मशीन को, एआई के, मशीन लर्निंग के अंदर एआई को, तो आप उसको डेटा फीड करते हैं। मिसाल के तौर पर डेटा किस किस्म का फीड करते हैं, ज़ाहिर बात है क्योंकि हमें अपनी इंटेलिजेंस कॉपी करनी है, तो हम अपने एक्सपीरियंस का डेटा फीड करते हैं। आपने वो अक्सर देखा होगा कैप्चा, मैं यहाँ पे थोड़ी सी बात काट रहा हूँ, आपने कैप्चा देखा होगा, कहीं पे आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो नीचे लिखे हुए हैं ये वाले अल्फाज डालें तो हम आपको
आगे करेंगे, वो तस्वीर के अंदर अल्फाज होते हैं। अब होता ये है कि इस वक्त मशीन लर्निंग अब तो हो गई है लेकिन आम नहीं है कि वो उस पिक्चर के अंदर जो अल्फाज लिखे हुए हैं उसको वो स्कैन कर सके और वो एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर सके। ये स्पैमिंग के लिए, स्पैम रोकने के लिए होता है। तो वो जो कैप्चा, एक छोटा सा कैप्चा आप देखते हैं जिसके अंदर टेढ़े मेढ़े ABC 1 2 3 लिखे हुए होते हैं, यहाँ पे पिक्चर आ जाएगी। इस कैप्चा को जो एक बनाता है, आर्टिस्ट बनाता है, क्योंकि ये मशीन के लिए सीधे सीधे अल्फाज नहीं होते तो कंप्यूटर को समझने में मुश्किल होती है। अब इसका जो डेटा है ना कि ये अल्फाज क्या लिखे हुए ये इंसान दे रहे होते हैं, क्योंकि इंसान का परसेप्शन, वो समझने का लेवल वो होता है कि वो टेढ़े मेढ़े अल्फाज भी समझ लेता है कुछ अपने दिमाग में लगा के कि ये A है, ये B है, ये C है। और जब 100 एक कैप्चा के पीछे मेरे ख्याल से 100 एंट्रीज होती हैं 100 मुख्तलिफ लोगों से। आपने सुना होगा ना डेटा एंट्री की जॉब है, डेटा एंट्री की जॉब है इंटरनेट पे। वो बेसिकली बहुत सारे काम यही होते हैं कि आपको खाली कैप्चा भरना है और उस पर आपको पैसे मिलते हैं, लेकिन वो बहुत कम पैसे होते हैं, उसमें जाइएगा नहीं, टाइम ज़ाया होता है। तो ये जो कैप्चा का डेटा आता है ये इंसान दे रहे होते हैं। इस तरह मशीन को भी हमें जितना सिखाना होता है उसका डेटा हमसे, हमारे एक्सपीरियंस से, क्योंकि हम अपने आप को कॉपी कर रहे हैं। तो जितना ज़्यादा डेटा होगा उतना मशीन सीखेगी, जितने ज़्यादा एक्सपीरियंसेस होंगे उतना मशीन सीखेगी। एक बंदा है, उसने गुस्से में गाली दी, उसने गुस्से में चमाट मारा, वो गुस्सा पी गया। ये 3 इंसानों के अलग अलग डेटा समझ लें। ये आप जब मशीन के अंदर फीड करते हैं तो मशीन सीखती है, और जिसको सबसे ज़्यादा पॉइंट्स मिल रहे होते हैं मशीन उस किस्म से सीखती है। अगर अनसुपरवाइज, अगर सुपरवाइज है तो जो हम मशीन को चाहेंगे वो सीखेगी, उसके लिए वो रियलिटी हो जाएगी। जिस तरह एक बच्चे को कमरे में बंद कर दिया जाए। तो AI और मशीन लर्निंग ये है। अच्छा, अब इसके अंदर उम्मीद है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह काम करती है, क्या होगा, ये यहाँ पे समझ आ गया। मैं इसको तोल दे के ज़्यादा मज़ीद बोर नहीं करना चाहता, लेकिन बुनियादी मकसद जो AI किस तरह काम करती है, मशीन लर्निंग किस तरह होती है, ये बुनियादी मकसद समझ आ गया होगा। अब मैं इसको अगर तोल दूँ तो फिर बोरिंग सब्जेक्ट हो जाएगा। अब GPT-3 किया है, सब ने सुना है GPT-3। तो देखें GPT-3 एक लैंग्वेज मॉड्यूल है, ठीक है। जिस तरह आपस में इंसानों को बात करने के लिए कम्युनिकेशन करनी पड़ती है, इस तरह कंप्यूटर से भी बात करने के लिए हमें उसकी ज़बान में बात करनी पड़ती है, और उसकी ज़बान हमेशा से बड़ी मुश्किल रही है, ठीक है। वो जो हम उसको सिखाते हैं, होता ये ना, एक इंसान ने लैंग्वेज बना दी कि भाई ये अगर फंक्शन तुम्हारे सामने, ये कमांड तुम्हारे सामने है तो तुम्हें ये करना है। तो वो मुख्तलिफ छोटे पैरामीटर्स होते हैं, जो सेट पैरामीटर्स, मतलब सेट होते हैं एग्जीक्यूशन लेवल के, जो ये काम कर रही होती हैं, जिस पे लैंग्वेज खड़ी हुई होती है। तो GPT-2 आया सबसे पहले, जो अभी पब्लिकली अवेलेबल है। उसके अंदर 1 बिलियन पैरामीटर्स थे, 1 बिलियन सेट्स थे मुख्तलिफ एग्जीक्यूशन के, 1 बिलियन मुख्तलिफ, ये समझें कि परसेप्शन थे कि जिस तरीके से आप उसको मशीन को सिखा सकते थे। फिर NVIDIA ने निकाला उससे ऊपर, और जो GPT-2 था वो आर्ट ऑफ स्टेट ऑफ आर्ट था कि यार बेहतरीन, इससे ज़बरदस्त कोई लैंग्वेज आ ही नहीं सकती कि अगर हमें AI बिल्ड करना है। फिर NVIDIA ने निकाला, उससे थोड़ा ऊपर था। फिर माइक्रोसॉफ्ट ने अपना लैंग्वेज मॉड्यूल निकाला, वो थोड़ा सा उसके ऊपर था। फिर OpenAI वालों ने GPT-3 निकाला, जो 176 बिलियन पैरामीटर्स पे है। और ये इतने पैरामीटर्स हैं कि इसका कोई मुकाबला ही नहीं। तो सबके सब OpenAI के GPT-3 पे आ गए। अब होता क्या है, जिस तरह मैंने आपको अभी बताया कि मशीन को सिखाने के लिए आपको मुख्तलिफ ज़बान इस्तेमाल करनी पड़ती है ना। इसकी एक मिसाल ये लें कि इंसान जो है ना, वो आम फहम में सीखता है किसी से, जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ, और ये इन्फॉर्मेशन आप आगे पास कर देंगे इसी ज़बान में, अपना थोड़ा सा रिसर्च करके या इस रिसर्च को भी हल्की करके, जो भी होगा आप आगे पास ऑन कर देंगे। अब मशीन इसी तरह इंसान सीखता है ना। अब चाइनीज़ विस्परर देखा है आपने? चाइनीज़ विस्परर जो एक एक्सपेरिमेंट है कि एक लाइन खड़ी होती है, एक दूसरे को देखना नहीं होता, एक बंदा कोई आगे वाला इशारा करता है, फिर पीछे वाला इशारा करता है, और एंड तक पहुँचते पहुँचते कहानी बदल जाती है। तो इंसान इस तरह सीखता और सिखाता है, ठीक है, वो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शामिल करता है। अब मशीन लर्निंग के अंदर भी इसी तरह है, जिस तरह इंसान एक्सपेरिमेंट वो सीख रहा होता है, जो चीज़ें सीख रहा होता है। अब जो GPT-3 है ना, वो ह्यूमन कंपैरिजन के लेवल पे पहुंच गया है कि मशीन को जब हमें सिखाना होता है ना, हमें मशीन की ज़बान में बात करनी पड़ती है, C लैंग्वेज में बात करनी पड़ती है, हमें पाइथन की लैंग्वेज इस्तेमाल, जावा स्क्रिप्टिंग में बात करनी पड़ती है। जो भी हमें काम होता है हम उसके हिसाब से बात कर रहे होते हैं। लेकिन GPT-3 के ज़रिए मशीन को सिखाने वाले जो अवामिल हैं वो ह्यूमन कंपैरिजन के लेवल पे बना दिए। मिसाल के तौर पर अगर आपको एक वेबसाइट बनानी है तो आपको पूरा का पूरा एक कोडर चाहिए होगा, ठीक है। वो कोडर क्या करेगा, वो आप उसको समझाएंगे, पहले इंसान को समझाएंगे कि भाई मैं चाह क्या रहा हूँ,
मैं ये चाह रहा हूँ कि इसका हेडर यहाँ पे लगा हुआ हो, इसका मेन्यू इस साइड पे आ रहा हो, यहाँ पे मेरे विडगेट्स आ रहे हो, बीच में मेरी जो पोस्टें वो आ रही हो, ठीक है। अब आप ये इंसान को समझाएंगे, अब इंसान क्या करेगा, चूँकि उसने वो मशीन लैंग्वेज सीखी हुई होगी, कंप्यूटर लैंग्वेज सीखी हुई होगी, या HTML सीखा हुआ होगा, या उसने बूटस्ट्रैप वगैरह जो जिस पे भी काम करता होगा, वो उसके अंदर आपकी बताई हुई चीज़ के मुताबिक ढालना शुरू कर देगा, ठीक है। अच्छा, वो जिस तरीके से काम कर रहा है वो आपको नहीं पता, आपको वो नहीं आता, क्योंकि आपने वो सीखा हुआ नहीं है, आपको तो आम जबान में समझाने आता है। इसलिए कभी कभी रिवीजन होता है, क्योंकि आप जब इंसान को समझा रहे होते हैं उसको समझ नहीं आता, तो फिर वो बना के देता है, फिर आप बोलते हो उसके अंदर ये तब्दीली लाओ, तो एक जॉब चल रही होती है इस तरीके से। अब ह्यूमन कंपैरिजन के लेवल पे, कंप्रहेंशन लेवल पे अगर GPT-3 पहुंच गया है, तो वो लेवल होगा कि आप मशीन को डायरेक्ट बता सकेंगे कि मुझे क्या चाहिए, ठीक है। अब मशीन अपने अंदर ही जो काम करती है, जिस तरह HTML की कोडिंग से वो समझती है, अगर वो उसी तरह आपकी आम जबान में समझ जाए कि इस बंदे को इस किस्म की वेबसाइट चाहिए, इस किस्म की एप्लीकेशन चाहिए, तो ये जो बीच में डेवलपर था ना, जो एक स्पेसिफिक लैंग्वेज सीखता था, उस लैंग्वेज पे काम करता था, वो निकल गया, जो प्रोग्रामर था वो निकल गया। तो इसके तजर्बे हो चुके हैं। इंस्टाग्राम जैसी एक ऐप में इधर वीडियो आ जाएगी, वो देखेंगे, वो बिल्कुल ह्यूमन कंप्रहेंशन के लेवल, कंप्रहेंशन लेवल पे लिख रहा है कि मुझे इस किस्म की एप्लीकेशन चाहिए, और कंप्यूटर विद इन सेकेंड्स, इंसान को तो अभी टाइम लगता है ना, कंप्यूटर क्योंकि जो एक चीज़ हमसे ऊपर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, जो हमसे सुपीरियर होगी, वो होगी मेमोरी रखना, ठीक है। हमारे दिमाग में एक मखसूस स्टोरेज होती है, हम नई चीज़ें डालते तो पुरानी चीज़ें भूल जाते हैं, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर ये मखसूस नहीं होगी, लातादाद होगी। जितने सर्वर लगे हुए हैं सबको आपस में कनेक्ट कर दें, उसको जिस वक्त जिस मेमोरी को एक्सेस करना होगा, वो उस वक्त उस मेमोरी को, उस एक्सपीरियंस को, उस तजर्बे को एक्सेस करके आपका काम कर देगा। इंसान के पास ये पावर नहीं है। लेकिन ये इसके ऊपर आगे बात करते हैं कि हम इस वक्त तारीख में क्या कर रहे हैं और क्या हो रहा है। तो ये ह्यूमन कंप्रहेंशन का लेवल होगा, और उसके पास प्लस सुपर पावर होगी कि हर चीज़ याद रख सकेगा, और जिस वक्त चाहेगा डेटा एक्सेस कर सकेगा, एक्सपीरियंस एक्सेस कर सकेगा, अपने जो उसके जो दूसरे वेरिएंट होंगे, जो 7 बिलियन कह लेंगे, अगर 7 बिलियन इंसानों के पास वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चला जाता है, वो उससे जो सीख रहा होगा वो सारा डेटा एक जगह पे स्टोर हो रहा होगा, और वो मतलब वो ऐसी ताकत बन जाएगी जो किसी इंसान के पास नहीं होगी, ठीक है। इसलिए बड़ा ख़तरनाक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उम्मीद है कि मैंने ये बात बड़े अच्छे से समझा दी है। अब अगर ह्यूमन कंप्रहेंशन लेवल पे वो इस किस्म की ऐप डेवलप कर रहा है, तो एक बंदा हट गया। अच्छा, हमारे यहाँ पे ना, हाँ, जैसे इंसान की बॉडी है, इसके अंदर पार्ट्स होते हैं मुख्तलिफ, कॉग्निटिव हम मूवमेंट्स कहते हैं ना, कि हम हाथ चला रहे हैं, हम पाँव चला रहे हैं। कंप्यूटर जो AI की फील्ड है, इसके अंदर ये रोबोटिक्स में आ जाता है। एक तरफ हम ये न्यूरो नेटवर्क, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग की तरक्की कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हम रोबोटिक्स में भी तरक्की कर रहे हैं। हम इस किस्म की प्रिसाइज मशीनरी बना रहे हैं जो प्रिसाइज सर्जरी कर सकता है, ठीक है, प्रिसाइज। और मशीन बहुत ज़्यादा इंसान से प्रिसाइज होती है, अभी भी हमारे हाथ शेक कर जाते हैं, लेकिन मशीन को जो डेटा दे दिया कि यहाँ से यहाँ तक लाइन काटनी है, वो सीधी लाइन काटता है। तो इस वे में भी हम उसको सुपीरियर बना रहे हैं। अब जब इन दोनों टेक्नोलॉजी का मिलाप होता है, तो AI रोबोट्स बन जाते हैं, ठीक है। तो ये इंडस्ट्री डिस्टर्ब करेंगे, इसकी तरफ भी आते हैं हम। तो ये है GPT-3 जो काम कर रहा है, वो इस किस्म का काम कर रहा है। उम्मीद है कि ये भी समझ आ गया होगा। अब फ्यूचर क्या है इसके बारे में, तो देखें, इंसान जो है, हम बाहैसियत इंसान है, और हमें हरारी की सेपियंस अगर मैं बुक का हवाला दूँ, तो हम 10,000 साल से ही हम तरक्की के उस स्पीड अप प्रोसेस के अंदर आए कि हम 10,000 साल से बेपनाह स्पीड में तरक्की कर रहे हैं, ठीक है। हमारी जो सबसे जो लास्ट रेवोल्यूशन या तरक्की थी, वो थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। लेकिन इंसानी तारीख में जितने भी हमारी नॉन हिस्ट्री है, उसके अंदर इंसान पहली बार किसी ऐसी चीज़ पे काम कर रहा है जो उससे भी ज़्यादा फार सुपीरियर होगी। मतलब मैंने आप मिसालें दी ना, जिस तरह हम अपनी मेमोरी को एक्सेस एक लिमिटेड टाइम तक कर सकते हैं, जैसे गम होता है, हल्का हो जाता है, भूल जाते हैं, ठीक है, भूल जाते हैं वक्त के साथ। कोई गुजर गया, 1 दिन रो लिया, 2 दिन रो लिया, 3 दिन रो लिया, उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता ज़ख्म चले जाता है, और फिर कुछ यादें रह जाती हैं जो कभी कभी आती हैं किसी के गुजर जाने पर। लेकिन जो मशीन होगी वो कभी भूलेगी नहीं कोई चीज़, उसको सब याद रहेगा। समझ रहे हैं, हमारी मेमोरी अभी भी हल्की पड़ जाती है। दादा दादी, नाना नानी अगर किसी के नहीं है और उन्होंने बचपन में देखा हो, तो उनकी जो यादें हैं वो मध्यम पड़ जाती हैं। तो इस तरह हमारा दिमाग काम करता है लिमिटेड स्टोरेज पे। लेकिन मशीन के पास ये लिमिटेड स्टोरेज नहीं होगी, उसके पास तो अनलिमिटेड स्टोरेज होगी, क्योंकि हम स्टोरेज पे भी काम कर रहे हैं।
आजकल जो हमारे लिए बड़ी आसान की हुई है, पहले हम फ़ोटो के एल्बम रखते थे, आजकल हम गूगल फ़ोटोज़ के अंदर रख रहे हैं, तो हमारे लिए तो थोड़ी आसानी मशीनों ने की है। तो इंसानी तारीख में पहली बार इंसान किसी ऐसी चीज़ पे काम कर रहा है जो उससे ज़्यादा पावरफुल है, और वो रेवोल्यूशन आने ही वाला है। आप देखें ना, GPT-3 जब ह्यूमन कंपैरिजन के लेवल पे पहुंच रहा है, रोबोटिक्स दूसरी तरफ बिल्कुल प्रिसाइज मूवमेंट इंसानों की कर रहा है, तो फिर रह क्या जाता है पीछे, फिर रह क्या जाता है। अगर कोई ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो जो खुद सीख रहा है, उसको खाली बताना है कि आपको करना क्या है, और दूसरी तरफ रोबोटिक्स की जो तरक्की आ रही है, कुत्ता देखा होगा आपने रोबोट वाला, रोबोटिक कुत्ता है जो मुख्तलिफ सर्चर डॉग है जो मुख्तलिफ टास्क परफॉर्म कर रहा है और बड़ा पावरफुल भी है। तो इंसान अपने जो फिज़िकल पावर है उससे भी ज़्यादा किसी चीज़ पे काम कर रहा है और अपनी मेंटल पावर से भी ज़्यादा काम कर रहा है। अब इंसानों का मसला क्या है? इंसानों का मसला ये है कि हम बड़े ही ना आराम पसंद होते जा रहे हैं, और वो हम आराम पसंद कैसे होते जा रहे हैं कि हम अपने काम जिस तरह मशीनें तरक्की कर रही हैं, हम अपने काम उसको सौंपे जा रहे हैं। अब इसके अंदर जो सबसे ख़तरनाक बात आती है ना, वो ये आती है कि हम इतने वेले हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर एक फार्मर है, उसकी इस वक्त ज़मीनों पे मज़ारे काम कर रहे हैं, और वो मज़ारे को तनख्वाह देता है और वो काम करवा रहा है। वो ज़ाहिर बात है प्रिसाइज़ नहीं करते, इंसान थकता है, इंसान काम चोरी करता है, इंसान को किसी एक इंसान के दिमाग में एक काम होता है, वो थोड़ा सस्ता काम होता है, तो उसको चाह होती है कि वो आगे से आगे बढ़े, तो वो कभी कभी अपने काम जो नौकरी कर रहा है उससे ध्यान हट के दूसरी तरफ भी जा रहा होता है। ये सारी चीज़ें मशीन के अंदर नहीं होंगी, ठीक है। अगर किसी को आप सैलरी दे रहे हैं, कितने किसानों के जो किसान दूसरों की ज़मीन पे काम कर रहे होते हैं वो कितना कमा लेते हैं, 10,000 रुपये महीना मेरे ख्याल से। उसको आप 1,20,000 रुपये दे रहे हैं। अब इस किस्म की मशीन आ गई जो कहती है कि भाई वन टाइम इन्वेस्टमेंट करो 5 लाख रुपए की, 10 इंसानों के बराबर तो काम करेगी करेगी बगैर रुके, सुबह शाम रात 10-12 लाख रुपए लगाओ इस मशीन पे, ये काम करेगी करेगी और रिजल्ट भी आपको देगी और आपकी लॉयल भी रहेगी। तो वो जो ज़मींदार होगा वो क्या करेगा, वो बोलेगा यार फार्मर को हटाओ, ये तो वैसे ही काम चोर हैं, इनको तो आगे बढ़ने की लगी होती है, सबको पढ़ने की होती है, मैं अपनी ज़मीनों पे इनको ले आता हूँ। तो जॉब तो खा रही है। डॉक्टर्स हैं, अगर इतना प्रिसाइज कोई सर्जरी इस वक्त हो रही है, आपने अगर ऑनलाइन सर्जरी देखी होगी, एक तरफ दुनिया के एक कोने पे डॉक्टर है और वो दूसरे कोने पर मशीन के ज़रिए सर्जरी कर रहा है, तो इतनी प्रिसाइज सर्जरी अगर कोई डॉक्टर कर रहा हो और डॉक्टर की जगह जो दूसरे कोने पे बैठा हुआ है हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा दें जिसके पास लाखों डॉक्टर्स का तजर्बा हो, तो वो क्या करेगा? जो हॉस्पिटल होंगे ना, यार डॉक्टर अब किस काम के रहेगा, ये प्रिसाइज सर्जरी भी हो रही है, प्रिस्क्रिप्शन भी हो रही है, जिस तरीके से इन्फॉर्मेशन ये आपस में एआई डॉक्टर्स हैं वो आपस में इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो दुनिया के एक कोने पे कोरोना का पेशेंट आया, दुनिया के दूसरे कोने पे पहुंचा, तो उन्होंने डेटा से प्रिडिक्ट भी कर लिया कि प्रिडिक्शन एक और काम है एआई का, प्रिडिक्ट भी कर लिया कि किस स्पीड में फैलेगा, क्या होगा, इसकी रोकथाम के लिए क्या होने चाहिए। क्वांटम कंप्यूटर हैं वो बहुत स्पीड में डेटा प्रोसेस कर रहे हैं, तो डॉक्टर भी नहीं चाहिए हमें, हमें तो ना रिसर्चर चाहिए, हमें तो ना साइंटिस्ट चाहिए, हमें कोई भी नहीं चाहिए, इंसानों को फिर कोई नहीं चाहिए होगा, ठीक है। डिसीजन मेकिंग जब आपने सिखा दी एआई को, प्रिडिक्ट करना सिखा दिया, प्रिडिक्शंस की मिसाल ऐसे ले लें कि एक कंपनी है वो इतनी सेल करती है और हर महीने उसकी ग्रोथ इतनी हो रही है, एल का चार्ट ले लें, उस पर वो ऊपर जा रही है, तो इंसान प्रिडिक्ट करता है ना, देखें ये ऊपर जा रही है, जिस तरह अगर आपने मीटिंग्स के अंदर देखा हो तो ये अगले साल क्वार्टर में, नेक्स्ट क्वार्टर में इतना हम इम्प्रूव करेंगे। तो इंसान ये 3 डायमेंशनल सोचता है, 3 डायमेंशन 4 डायमेंशन से ज़्यादा इंसान नहीं सोच सकता, मतलब मुख्तलिफ जावियों में इंसान नहीं सोच सकता। मशीन एक वक्त में लाखों जावियों में सोच सकती है। तो प्रिडिक्शन के मामले में भी आ गया कि भाई क्या होगा, बेहतर क्या है हमारे लिए। जिस तरह अभी आप लोग सारे बैठ के गूगल पे देखते हैं ना, पेट में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, क्योंकि गूगल के ऊपर वो डेटा है और मशीन आपको वो डेटा बड़ा प्रिसाइज वे में वो फराहम कर रही होती है। अब आप सोचें कि इतनी पावरफुल मशीन हो जो इंसान की ज़बान आसानी से समझ रही है, आपका बोलने का अंदाज़ समझ रही है, जब वो उस किस्म की मशीन आ जाएगी तो फिर आपको तो किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं रहेगी ना। अब यहाँ पे ख़तरनाक बात है यार, इंसान करेंगे क्या? चलें जो जिनके पास ज़मीन है, जिनके पास इंडस्ट्रीज़ हैं, जिनके पास प्रॉपर्टीज़ हैं, जिनके पास पैसा है, वो कुछ ना कुछ मशीनों को काम पे लगा के वो काम तो करेंगे, क्योंकि ज़रूरत तो पड़ी रहेगी ना। ऐसा तो नहीं है मशीन एक फार्मर की ज़मीन पे मशीन अगर चावल उगा रही हैं तो वो चावल फ्री में देना शुरू कर देगा, ऐसा तो नहीं है। सोलर एनर्जी से भी अगर वो मशीन ऑपरेट हो रही है और कोई कॉस्ट भी नहीं आ रही तो वो फ्री में दे देगा, ऐसा तो नहीं है। अब होगा क्या कि जो दूसरे लोग होंगे जिनके पास ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, और एक दुनिया की बहुत बड़ी आबादी जिनके पास ये चीज़ें नहीं है, जो अपना बिजनेस नहीं कर रहे होते, उनकी जॉब्स बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब होंगी। और जब जॉब्स डिस्टर्ब होती हैं तो वहाँ पे क्राइम का लेवल ही अलग होता है। जब लोग खाने पीने को तरस जाए ना, वहाँ पे क्राइम का लेवल ही अलग होता है, मारो या मरो।
अब कोई फार्मर है, वो इतना उगा रहा है, उसको 10,000 मिसाल के तौर पर 100-200 ज़मींदारों ने 10,000 20,000 लोग फारिग कर दिए, वो किसी काम के ही नहीं रहे उनके नज़दीक, और उनके लिए मशीनें कर रही हैं। तो अब वो क्या करेंगे, बोलेंगे हमारा हक है, हमारा हक है, हम तो इनसे लूटेंगे, ये तो हमें काम नहीं दे रहे। तो एक बड़ी डिस्ट्रप्शन पैदा हो जाएगी। अब वो क्या होगा, जब वो हमले होते रहेंगे तातर बतौर, क्योंकि सर्वाइवल है ना, इंसान को खाना तो है। तो वो जो पैसे वाली पार्टी है, वो क्या करेगी, वो फिर इस किस्म के एआई गार्ड्स रखेगी जो उनकी हिफाजत कर सकें। तो मैड मैक्स देखी है ना आपने, उस किस्म की जो ज़िंदगी है वो आने वाली है आगे के वक्तों में। अच्छा, पॉसिबल है कि ऐसा भी ना हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे जो इस वक्त फिलासफर दानिश्वर है वो सर जोड़ के बैठे हुए हैं, बोलते हैं यार इसका हल निकालो। जिस तरह बिल गेट्स ने प्रपोज किया था कि जो मशीनें हैं इनकी भी तनख्वाहें रख दो, ठीक है। अब अगर इस किस्म की काम होती है और वो महंगे हो जाते हैं मशीनें, तो कोई भी बंदा है, जिस तरह आपके पास गाड़ी है, लाखों लोगों के पास गाड़ी है, वो बाइकें हैं, वो करीम बाइक या मुख्तलिफ जगहों पे चला रहे हैं, वो मशीनें ऑन कर लेंगे। हाँ भाई, मैं अपना एआई तुझे दूंगा फ़लाँ काम के लिए, मुझे इतना किराया चार। तो एक तरीके से कोई ना कोई इक्विलिब्रियम दुनिया का कायम मेंटेन करने के लिए या तो होगा या तो नहीं होगा। तो इस वक्त सिचुएशन बिल्कुल क्लियर नहीं है। अच्छा, उम्मीद है कि इस वीडियो ने बोर नहीं किया होगा। और वीडियो के लास्ट में मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि GPT-3 का एक्सेस हमें कैसे होगा। तो ये बज़ाहिर तो ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है, ओपन एआई, लेकिन जो GPT-3 है, जो इतने 175 बिलियन पैरामीटर्स के साथ लैंग्वेज मॉड्यूल है, सबसे पावरफुल, इसको अभी थोड़ा सा लिमिट कर दिया गया। ये हर किसी के एक्सेस में नहीं है। उसकी वजह यही है कि ज़ाहिरी बात है कि इस किस्म की टेक्नोलॉजी है कि इसको बनाने वाले भी अभी खुद समझ नहीं पाए। उस पर साइंटिफिक रिसर्च पेपर और मुख्तलिफ चीज़ें आई जा रही हैं, तजर्बे हुए जा रहे हैं। तो बहुत हद तक मुमकिन है कि कोई उसका गलत इस्तेमाल भी कर सके, ठीक है, क्योंकि इंसान से बड़ी पावरफुल चीज़ इस मॉड्यूल के अंदर बन सकती है। और मैंने इसकी मिसालें दे दी हैं। एक दूसरी मिसाल देता हूँ कि अगर कोई चाहे कि किसी की करंट लोकेशन निकालना चाहे, छोटी सी मिसाल है जो आप और मैं रिलेट कर सकते हैं। मिसालें तो बहुत बड़ी हैं, ये समझे कि दुनिया को तबाह करने तक की मिसालें, लेकिन कोई इन्फॉर्मेशन निकालना चाहे तो वो GPT-3 को इस तरह प्रोग्राम कर सकता है उस लैंग्वेज के अंदर कि आपकी हर मूवमेंट को इंटरनेट पे जितना भी डेटा है उससे निकाल कर, उससे प्रिडिक्ट करके ये बता देगा कि आपकी लोकेशन कहाँ होगी। तो एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, ऐसा मुमकिन नहीं कि ऐसा ही हो। तो दुनिया तक तबाह करने के लिए तो इसको अभी टेस्ट फेज़ में, और मेरे ख्याल से ये कभी पब्लिकली अनाउंस भी नहीं होगी जब तक इसको कंट्रोल करने का तरीका ना किया जाए। तो जिनको अगर ओपन एआई पे काम करना है या सीखने की चाह है, वो इंडिविजुअल हैं, वो GPT-2 पे बिल्कुल प्रैक्टिस करके सीख सकते हैं, या एनवीडिया के जो मशीन जो लैंग्वेज एआई के जो लैंग्वेज मॉड्यूल है उन पे हो सकता है, या माइक्रोसॉफ्ट पे हो सकता है। तो बहुत सारी बातें रह गई हैं, लेकिन इंशाल्लाह इस गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे और कोशिश करूँगा कि इस बारे में मज़ीद कोई डिटेल वीडियो नई इन्फॉर्मेशन के साथ ज़रूर बनाऊँ। खुदा हाफ़िज़।